पिछली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। आज उसी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H2SO4 और प्लस हमें यहाँ लिखना है जिंक। जिंक इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद यहाँ बना लेता है ZnSO4। जैसे ही ZnSO4 में जिंक यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो हाइड्रोजन के बबल्स यहाँ बनने लगते हैं और हम इसे इस टेस्ट ट्यूब से कॉर्क लगा के पाइप के थ्रू इसे नीचे लाते हैं और सोप के सॉल्यूशन में डालते हैं तो बबल्स बनते हुए बाहर निकलते हैं। और फिर हम उसके पास जब एक कैंडल लेके आते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन किस साउंड के साथ बर्न होता है, तो याद रखना पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, हमने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करके या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाता है। अब इस चीज़ को अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। पूरा का पूरा एक नेम्स लिखेंगे तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो हम उसके बदले उसके सिंबल्स को यूज़ करके एक इक्वेशन लिखते हैं और इसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। इस चीज़ को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके, तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा गया जैसे MgO2 MgO, तो ये जो एरो है, इस एरो के लेफ़्ट साइड में जो रहता है LHS में, उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। अगर हमसे रिएक्टेंट की डेफिनेशन पूछता है तो हम बोल सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज में जा रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो इसमें कौन एक दूसरे से रिएक्शन करने वाला है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और ये दोनों रिएक्शन करके जो नई चीज़ बनाएंगे उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसे हम लोग RHS में लिखते हैं। जो लोग आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं वहाँ हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, यूज टू सेपरेट मल्टीपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। और साथ में अगर प्रोडक्ट भी बनता है तो हम प्लस देके इधर साइड में लिखते हैं। फिर एरो जो होता है कि टुवर्ड्स द प्रोडक्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये डायरेक्शन शो करता है कि ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर अगर H2+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बनाएंगे। इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यानी ये दोनों आपस में। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि इधर से नहीं हो सकता है, लेकिन एरो अभी इधर है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर। तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, नो एटम कैन बी क्रिएटेड in a chemical reaction, therefore number of atoms in each element on the reactant side must be equal to the number of atoms present on the product side। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके इनके बीच बना MgO। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो 2 है। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 1, और ऑक्सीजन भी है 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हम एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो जो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इस तरह भी 2 होना चाहिए। इसके लिए हम करते ये हैं कि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। जैसे ही 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम तो हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब मैग्नीशियम जो इधर 2 हो गया, इधर 1, तो यहाँ भी हम 1 के बदले क्या लिखते हैं, 2।
तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 2 हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और हम जब भी लिखेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि हम इक्वेशन को बैलेंस ही लिखें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि ना ही मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो हमें इसी को याद रखना है कि क्यों बैलेंस करना कंपलसरी है या ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि मास क्रिएट या लूज़ हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर आती है बात बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, सिंपल एग्जांपल से हम समझते चलेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया H2O। हमारे पास हाइड्रोजन है 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, जिससे अब हाइड्रोजन तो हमारे पास 4 हो गया लेकिन ऑक्सीजन 2, तो इधर भी ऑक्सीजन 2। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया है तो LHS में भी हाइड्रोजन को 4 करना है, तो 2 2 जा 4, यानी हमारे पास अब LHS में भी 4 हाइड्रोजन है, RHS में भी है। तो रिएक्टेंट के पास जितने एटम्स होंगे एलिमेंट के, उतने ही एटम्स उसके पास प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को ही हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर माना जाए कि इसे हम बैलेंस नहीं लिखते हैं, इसे अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं, हमने इसे अगर बैलेंस नहीं किया, ऐसे लिख दिया सिर्फ कि H2 + O2, तो इसे हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, ये कौन सा इक्वेशन कहेंगे? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसे बोला जाएगा कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। और ये ऑब्जेक्टिव में PYQ में पूछता भी है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब है कि हमें केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो वो पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला वाला जो है हमारा वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन के बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसे, देखते हैं क्या दिया है। इन कम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या ये रहा है कि एक एलिमेंट ले लेना है, एक एलिमेंट हो या एक और एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट आपस में, एक एलिमेंट एक कंपाउंड या एक कंपाउंड और दूसरा भी कंपाउंड, ये सब मिल के जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें सिंपली याद रखना है, इसको जनरल फॉर्म लिखा जाए कि तो ए एक ऑब्जेक्ट हो गया और बी से रिएक्ट करके वो सब्सटेंस सी बना रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है। इसका एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर, ऑक्सीजन, तो वाटर बनता है, जो ये हो गया। उसी तरीके से जब हम कोयला को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। चलिए आगे है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद, यानी हमने जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं,
तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करता है। तो कार्बन भी यहाँ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। फिर बोला गया कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत ही वेगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को सिंपली हम लाइम बोल सकते हैं, यानी चूना बोल सकते हैं। और चूना जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो बहुत ही एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस भी रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, जैसे यहाँ पे एनर्जी हीट बाहर निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए जितने भी इसमें नेम आ रहे हैं हमारे पास कंपाउंड्स के, उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम कंपाउंड्स के नेम याद रखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे, केमिस्ट्री हमें उतनी ही आसान लगने लगेगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे के सारे देखेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बने यहाँ, तो इसे बोलते हैं हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में ही जो यहाँ पे हीट रिलीज हुई, तो हमने बोला ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है, यानी वो केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन हीट रिलीज होने के कारण उसी रिएक्शन का नाम हम क्या दे देते हैं, एक्जोथर्मिक। तो अगला जो रिएक्शन का टाइप है वो है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच along with the formation of product heat is also produced। हीट तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में जब हमें हीट मिलेगी तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हमारा रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन जो है वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट जो C6H12O6 होता है कार्बोहाइड्रेट, वो ऑक्सीजन के साथ या ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उस साथ में वाटर मिलती है और हमें मिलता है एनर्जी ATP के फॉर्म में। तो ये एनर्जी मिली, यानी हीट मिली, हमें हीट एनर्जी मिली, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसे ये पॉइंट ये याद रखना है कि रिस्पायरेशन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनता है ये। फिर साथ में जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, यानी मीथेन को, तो मीथेन की फार्मूला CH4, इसे भी जब हम बर्न करते हैं तो मीथेन को जब हम बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर बनाया, और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। तो जब साथ में हमें एनर्जी मिलेगी तो ये भी एक तरीके से बन गया कौन सा रिएक्शन, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन बन गया। तो ये पॉइंट याद रखना, रेस्पायरेशन एक्जोथर्मिक है, नेचुरल गैस का बर्निंग एक्जोथर्मिक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं वेजिटेबल्स, जिनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, प्लांट मैटर वेस्ट का जो कंपोस्ट बनते हैं, ये भी एक हमारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन के ही। तो हमने अभी पहला पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन और उसी में आया हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो मेन सेकंड टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शंस का, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो 2 नंबर पे है। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर न्यू सब्सटेंस, जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस है और वो 2 या 2 से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनाता है टूट कर, ब्रेक डाउन करके, तो उसे हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 तरह के हैं, उन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि A और B सब्सटेंस मिलके C बनाते हैं। यहाँ होता है कि A टूट कर ब्रेक डाउन होकर इसका हमें B और C 2 नए प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी ठीक इसका अपोजिट। तो कम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक जो अपोजिट है वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसमें 2 मिलकर एक बनाते हैं और यहाँ एक टूट कर 2 बनाता है, ठीक। फिर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, तो 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अब थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लोग पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या कह रहा है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीट, जब डिकम्पोजिशन को हीट के हेल्प से करेंगे तो हमें उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन का पहला टाइप है।
अब इसमें जो इक्वेशंस आएंगे वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करने पे वो किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे ना इनके नाम याद रखना बहुत कंपलसरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है, ये आते ही आते हैं एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम कह सकते हैं, क्विक लाइम कह सकते हैं और बर्न्ड लाइम कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि लाइमस्टोन जो होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे लिए यूज़ किया जाता है सीमेंट और ग्लास फैक्ट्री में। तो लाइमस्टोन कहाँ यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ पे भी सीमेंट की फैक्ट्रीज होगी आसपास में कहीं ना कहीं लाइमस्टोन मिलते होंगे। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जो लाइमस्टोन बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम बोला जा सकता है और लाइमस्टोन से सीमेंट। तो पहला टाइप हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें और भी जो हमारे ये रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये 2-3 साल PYQ में हमें डायरेक्ट पूछा गया इसके कलर से, तो इसके कलर को भी ध्यान में रखेंगे। तो पहला है इसमें कि लेड नाइट्रेट जो होता है हमारा, कलरलेस लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं स्पिरिट लैम्प से तो क्रैकलिंग साउंड के साथ वो येलोइश कलर का लेड ऑक्साइड बनाता है और ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बहुत ज़रूरी है, PYQ है ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो ये होता है हमारा कलरलेस। ये कैसा होता है, तो ये येलो कलर का होता है और ये होता है हमारा ब्राउन कलर का। तो हमें याद रखना है लेड नाइट्रेट कलरलेस। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का होगा और इसका जो स्मोक होता है वो फ्लोट नहीं करता, ज़्यादा नीचे ही रहता है, सरफेस पे ही रहता है, हैवी होता है और इंजूरियस टू हेल्थ भी होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये याद रखेंगे, ये दूसरा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जब हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं FeSO4.7H2O को जो ग्रीन कलर का होता है, तो जब इसे हम हीट करते हैं तो FeSO4 टूट जाता है कलरलेस में, साथ में इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7H2O वो अलग हो जाते हैं। और FeSO4 को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो ये Fe2O3, SO2 और SO3 गैस में टूट जाता है। तो 3 हमारे पास हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस और अब FeSO4। तो ये तीनों रिएक्शंस याद रखने हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन। अब जो है डिकम्पोजिशन हम किसकी हेल्प से करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की। तो जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिक करंट से पास करके कराया जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है हमारा वाटर। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड इलेक्ट्रोड। अब ये पॉइंट भी याद रखना है कि हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, तो एनोड पे। इसे हम समझ लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। यानी लिक्विड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई की जाती है 2 टर्मिनल से, एक पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव पे जो हमारा एनोड होता है पॉजिटिव, उस पर हमें निगेटिव आयन यानी ऑक्सीजन मिलता है और माइनस जो कैथोड होता है उस पर हमको पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन मिलता है। अभी से हम देखते हैं इमेज में अपने। इमेज में यहाँ ध्यान देंगे कि वाटर में जब हम यहाँ एनोड मैंने जब अभी बताया कि ये हमारा प्लस पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है ये हमारा निगेटिव होता है, ये वाला। तो ये है हमारा निगेटिव और ये रहा हमारा पॉजिटिव। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होती है तो वाटर के जो H2O है ये अपने आयन्स यानी H प्लस और O माइनस में टूट जाते हैं और जो प्लस है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी वो कैथोड के पास जाएगा और हमें कैथोड पर, ये रहा हमारा कैथोड, और इस पर हमें यहाँ हाइड्रोजन मिलता है। जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड है इस पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऑक्सीजन जो माइनस होता है
माइनस आयन वो हमें इस पर मिलता है ऑक्सीजन। तो अच्छे से याद रखना है कि प्लस वाले पे हमें माइनस आयन मिलेगा और माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर हमें प्लस आयन मिलेगा, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। सेम चीज़ हमारे साथ सोडियम क्लोराइड की भी होती है जब उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम किसका डिकम्पोजिशन करेंगे, तो वाटर का और सोडियम क्लोराइड का। तो दो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के हो जाएंगे। एक पहला कौन सा थर्मल, पहला डिकम्पोजिशन था थर्मल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक। अब एक तीसरा बचा है, उसे देखते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटो डिकम्पोजिशन होता है, ये डिकम्पोजिशन का तीसरा पार्ट है। हमने शुरू में पढ़ा ना कि 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, तो ये थर्ड है। अब व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू लाइट एनर्जी, जब लाइट एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। या फिर सिल्वर क्लोराइड, इस पर भी जब पड़ती है तो ये सिल्वर और क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे फोटो डिकम्पोजिशन के। फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारा रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। वैसे ही डाइजेशन, जिसमें हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है, वो हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखना है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब भी रिएक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट देना पड़ रहा है, हमें हीट निकल नहीं रही। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हीट बाहर आती है। लेकिन अपोजिटली हमें जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनमें हीट देना पड़ रहा है। तो जब किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, हीट बाहर निकल रही है तो उसे तो हम एक्सोथर्मिक कह रहे हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जब इसे अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया बनता है, साथ में वाटर बनता है, और एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। मतलब जिस कंटेनर में किया जाता है ये रिएक्शन, वो कंटेनर पूरा ठंडा हो जाता है, यानी ये बाहर सराउंडिंग से भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, इनका भी रिएक्शन करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं, और ये भी एक तरह से इंडोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जिस भी केमिकल इक्वेशन में टेम्परेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हो या हीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।